अब हम पढ़ रहे हैं किसान और जनजातीय आंदोलन। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों से हुई संधियों के फलस्वरूप राजस्थान के शासक बाह्य आक्रमणों, मराठों एवं पिंडारियों के आतंक से मुक्ति पाकर स्वच्छंदता से जीवित जीवन बिताने लगे। राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के उपरांत सने सने गांवों में महाजनों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। सात प्रथा मेवाड़ में प्रचलित के अंतर्गत प्रत्येक निज क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन दिया जाने लगा। समय पर नकद लगान जमा करवाने के लिए उसे उत्तरदायी माना गया। इस व्यवस्था में कृषक अधिकाधिक के रूप में महाजनों पर आश्रित होने लगे तथा उनके चुंगल में फंसने लगे थे। अपने ऐशो आराम के लिए राजस्थान के शासक एवं उनके जागीरदार किसानों पर विभिन्न प्रकार के लाग बाग कर लगाकर शोषण करते रहे। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और 1897 ईस्वी में मेवाड़ के जागीर क्षेत्र बिजोलिया में उसका पहला विस्फोट हुआ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी के बीच है। बिजोलिया की भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ तथा 1991 में समाप्त हुआ। 1931 ईस्वी की जनगणना के समय इस ठिकाने की जनसंख्या 15,000 के करीब थी। कुल 79 ग्राम इस ठिकाने के अंतर्गत थे। इस आंदोलन के 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण है वो 1897 से 1915। दूसरा जो चरण है वो 1916 से 1928 है। तीसरा चरण है वो 1929 से 1941 के बीच में। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के ठिकाने बिजोलिया को ही है। हम ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सम्मिलित हुआ था। युद्ध में अशोक की वीरता को देखते हुए सांगा ने उसे उपरमाल की जागीर प्रदान की। बिजोलिया इसी जागीर का सदर मुकाम था। उपरमाल के किसान अधिकतर धाकड़ गोत्र के किसान थे। अपने जागीरदार राव कृष्ण सिंह 1894 ईस्वी में जागीरदार बना था से परेशान थे। अतः 1897 ईस्वी में दो किसान नानजी पटेल व ठाकरी पटेल उसकी शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचे, पर कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। सन 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर चवरी की लाग। इस लाग के अनुसार ठिकाने के हर किसान को अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर 5 रुपये 13 रुपये चवरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे तथा उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई। नए जागीरदार की गद्दी सीने के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क की लगा दी। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। अतः अंत में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर को 1905 ईस्वी में आधा कर दिया। तलवार बधाई कर का विरोध साधु सीताराम दास पहले ये राज्य पुस्तकालय में कर्मचारी थे। फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया तथा 1913 में किसानों ने ठिकाने की भूमि पर हल नहीं चलाया। आंदोलन को व्यवस्थित से रूप देने के लिए किसान नेताओं ने विजय से प्रतीक से संपर्क स्थापित किया। 1914 ईस्वी में राव पटवी सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र केसरी सिंह अल्प वयस्क था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड से महाराणा के नियंत्रण में चला गया। राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिए डूंगर सिंह भाटी को नायब बनाया गया। सन 1916 ईस्वी में विजय सिंह पतिगे ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन की बागडोर संभाली। प्रतीक जी को रास बिहारी
बोस ने 1915 में संपूर्ण क्रांति हेतु खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था। यद्यपि यह क्रांति असफल रही और इन्हें टोडगढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया गया, किंतु फतीक जी वहां से भाग निकले। इसके बाद ही उन्होंने अपना नाम भूप सिंह में से बदलकर विजय सिंह फतीक रख लिया था। फतीक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी प्रभा का पुनः गठन किया और उसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया। फतीक के निर्देशन में 1917 में किसानों ने साधु सीताराम दास जी की अध्यक्षता में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की और किसानों ने युद्ध कर जो प्रति हल 10 या 14 रुपये था देने से इनकार कर दिया। मन्ना पटेल इस पंचायत का सरपंच बना। प्रेमचंद भील स्वरचित गीतों की रचना में माहिर इस समय पथिक जी के विशिष्ट सहयोगी थे। पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से हम इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन करना आरंभ कर दिया था। बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों में द्रवित होकर लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र द्वारा मेवाड़ के गौरव में इतिहास की याद दिलाई। अब इस संपूर्ण मामले की जांच हेतु 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर अमर सिंह व अफजल अली इस आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग ने गैर कानूनी लाग बाग व अत्याचार बंद करने की सिफारिश की, पर मेवाड़ के महाराणा ने इसका पालन नहीं किया। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पति को बंबई आमंत्रित किया था। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। राजपूताना मध्य भारत सभा में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया। तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि बाहर का आदमी इसकी जांच नहीं करेगा, मैं दूसरा आयोग गठित कर देता हूँ। इसके बाद मजबूरी में अप्रैल 1920 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा ने दूसरा जांच आयोग गठित किया। ठाकुर राज सिंह बेतला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद द्वितीय आयोग ने भी आंदोलन की मांगों को न्यायोचित माना। मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक बार फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस बार आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, किसानों के बीच लोकप्रिय पछीड़ा गीत के रचयिता व किसान नेता को सौंपा गया। ध्यान दें, पीड़ितों के पछीड़ा गीत के रचयिता विजय सिंह पथिक थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं भारत सरकार का एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आया व किसानों व ठिकाने के बीच 1922 में समझौता करवाया। हॉलैंड के साथ आगलवी विलिकंसन, प्रभास चटर्जी व बिहारी लाल ने भी थे। किसानों का प्रतिनिधित्व मोतीचंद नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। भारत सरकार के एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच समझौते के अनुसार 84 में से 35 लाख माफ कर दी गई। अंततः 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया, किंतु ठिकाने ने समझौते का पालन नहीं किया। आंदोलन एक बार पुनः शुरू हुआ, किंतु जल्दी ही माणिक्यलाल वर्मा पथिक राम नारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गए। अब आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल लाल बजाज के हाथ में आ गया। उन्होंने मेवाड़ महाराणा से समझौते का प्रयास किया,
किंतु कोई विशेष सफलता न मिली। आंदोलन के अंतिम चरण में मेवाड़ के प्रधान मंत्री सर विजय राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत कर किसानों की अधिग्रहित भूमि पुनः सौंपी। 1941 ईस्वी में राघवाचार्य के आदेश पर मेवाड़ का राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गया। वह इस आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा से बातचीत कर समझौता किया, जिसके तहत किसानों को राज्य द्वारा जब्त उनकी जमीनें वापस लौटा दी गई। इसके साथ ही यह आंदोलन समाप्त हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने एक असाधारण संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। उसके बाद आते हैं बेगू किसान आंदोलन 1921 से ईस्वी। मेवाड़ के ठिकाने बेगू के किसानों ने अपने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध 1921 में आंदोलन पर आरंभ किया। बेगू के किसान 1921 में मेनाल भीलवाड़ा में बेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा निश्चय किया कि बिजोलिया के समान बेगू में भी किसान शोषण के विरुद्ध आंदोलन कर अनेक प्रकार की लाग बाग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी तरह की एक सभा चांदखेड़ी में भी हुई। बेगू किसान आंदोलन के नेता राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी थे। जागीरदार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया, पर किसान इस संघर्ष में निरंतर डटे रहे। 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई। अंत में बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने विवश होकर किसानों से समझौता कर लिया तथा उनकी सभी मांगे मान ली। रियासत और ब्रिटिश सरकार ने ठाकुर की समझौतावादी नीति को बोल्शेविक फैसला कहकर मान्यता देने से इनकार कर दिया तथा ठाकुर पर समझौता रद्द करने के लिए दबाव डाला। ठाकुर के अस्वीकार करने पर उसे मार्च 1923 ईस्वी में उन्हें नजरबंद कर उदयपुर भेज दिया गया तथा ठिकाना भेज दिया गया तथा ठिकाना मुसरमात कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद है कि इस पद पर भ्रष्टाचार और दमन के लिए कुख्यात लाला अमृतलाल को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सरकार ने बंदोबस्त आयुक्त सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेच को बेगू के किसानों की शिकायतें की जांच करने के आदेश दिए। ट्रेच आयोग ने 2-4 लागतों के अतिरिक्त अन्य सभी लागतें बेकार और भूमि लगान को उचित बताया। ठिकाने का प्रशासक अमृतलाल सरकारी सेना की सहायता से किसानों से लगान वसूल करने लगा। बेंगू के किसान आयोग के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा ग्राम में एकत्र हुए। किसान प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक वे गोविंदपुरा में अपनी बैठक जारी रखेंगे। ट्रेस तथा अमृतलाल ने किसानों को गोविंदपुरा से चले जाने के आदेश दिए। किसानों ने इसका पालन नहीं किया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को राजकीय सेना ने किसानों को घेर लिया और लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 किसान रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। ठिकाने की इस दमन नीति की देश के कई समाचार पत्रों ने आलोचना की। महाराणा फतेह सिंह ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताने के लिए मेवाड़ के दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। सेना के अत्याचारों से किसानों का आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। किसानों का मनोबल गिरने लगा था। यह देखकर प्रतीक बेगू पहुंचे और उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन पुनः सजीव होने लगा। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को प्रतीक गिरफ्तार कर लिए गए। प्रतीक की गिरफ्तारी के बाद बेगू का आंदोलन
कुचल दिया गया था। फिर भी इससे किसानों की स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन आया। आंदोलन के दबाव के कारण ही बेगू ठिकाने में दिसंबर 1923 से बंदोबस्त शुरू हुआ और लगान की दरें निश्चित की गई। उसके बाद आता है अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन। तो अलवर रियासत में राज्य द्वारा पाले जाने वाले जंगली सुअर बड़ी समस्या थे। यह सुअर किसानों की फसलें नष्ट कर देते थे। 1921 में किसानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया और अंततः राज्य इन सुअरों को मारने की इजाजत देने पर सहमत हो गए। 1924 में अलवर राज्य, इस समय अलवर का शासक जयसिंह था, में भूमि बंदोबस्त कर लगान में वृद्धि की गई। अतः अलवर राज्य के खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के अगुवा माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह थे। आंदोलन चलाने के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए सभी किसान भारी संख्या में नीमूचाणा, कोटपुतली, बहरोड गांव में एकत्रित हुए। स्थिति को देखते हुए अलवर के महाराजा ने जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया, जो 7 मई 1925 ईस्वी को नीमूचाणा गांव पहुंचा और उन्होंने कृषक नेताओं से बातचीत की। इस आयोग का उद्देश्य नीमूचाणा में एकत्रित राजपूतों की तैयारियों के लिए बारे में जानना था। आंदोलनकारी 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हो रहे थे कि अचानक राज्य के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इन सैनिकों का कमांडर छज्जू सिंह था। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। गांधी जी यंग इंडिया में ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया व इसे डायरिया में डबल डिस्ट्राइल्ड की संज्ञा दी। रियासत नामक समाचार पत्र ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। अतः राज्य व किसानों के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें रामनारायण चौधरी को सचिव बनाया गया था। रामनारायण चौधरी ने ही इसे नीमूचाणा हत्याकांड कहना शुरू किया था। जब अलवर के राजा जय सिंह पर इसका दबाव बढ़ा तो इस घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया, जिसमें छज्जू सिंह, लाला रामतरण व सुल्तान सिंह सदस्य थे। इस जांच आयोग ने मामले पर लिपापोती कर दी। इस आंदोलन में एक किसान रघुनाथ चौधरी की बेटी सीता देवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भरतपुर में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई। इस नई व्यवस्था का विरोध किसानों से लगान वसूलने वाले कर्मचारियों, जिन्हें लंबरदार कहा जाता था, ने किया। इसका कारण यह था कि यह बढ़ा हुआ भू राजस्व वसूलना संभव न था। वे लोग किसानों की दयनीय दशा से परिचित थे। लंबरदारों का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया, पर नवंबर 1931 ईस्वी उसकी गिरफ्तारी के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। इन आंदोलनों के अतिरिक्त अलवर भरतपुर क्षेत्र का मेघ किसान आंदोलन भी बड़ा चर्चित रहा था। इस क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कर किसानों को संगठित किया। इसके बाद चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कर राज्य से अनेक रियायत प्राप्त की। इस किसान आंदोलन की जांच हेतु अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया और उसकी सिफारिश पर ही मेघ किसानों को विशेष राहत प्रदान की गई। उसके बाद आती है बूंदी किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के कृषकों को भी अनेक प्रकार की लागतें, लगभग 25 बेकार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से बूंदी के किसान भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे।
परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरहड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। 29 मई 1922 को लम्हा कोह नामक गांव में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें लगभग 1000 किसान सम्मिलित हुए थे। दूसरे दिन 30 मई 1922 को निमाना में 4000 से 5000 के बीच किसान स्त्रियों सहित पहुंचे। इस सभा के दौरान राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता बिजोलिया निवासी भंवरलाल सुनार प्रज्ञाचक्षु को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, किंतु भीड़ उन्हें वापस छुड़ाने में सफल रही। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर शहीद हुए। इस समय पुलिस का हाकिम इकराम हुसैन था। बूंदी राज्य की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाख बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि जब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरहेड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। 3 सितंबर 1939 को 40 गांव के लगभग 150 गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा की, जिसमें बहरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार व राम निवास तंबोली ने इसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। अंत सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध से ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया। उसके बाद आता है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सिक्कर और खेतरी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सिक्कर ठिकाने में हुआ। यह जयपुर राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, जिसके राव राजा को प्रशासन के समस्त अधिकार प्राप्त थे। सिक्कर ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था अनूठी थी। यहाँ की भूमि 2 भागों में बटी हुई थी, खालसा और जागीरी। 290 गांवों की भूमि खालसा के अंतर्गत थी, जहां राव राजा किसानों से सीधा लगान वसूल करता था, जबकि बाकी 148 गांवों की भूमि पर छोटे जागीरदार, जो भूमियां उदकी, इनामदार, बाढ़दार आदि कहलाते थे, का कब्जा था तथा वे किसान से सीधा व खालसा भूमि से ज्यादा लगान वसूलते थे। 1922 ईस्वी में सिक्कर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। इस वृद्धि का कारण गद्दीन सीनी पर हुआ खर्च बताया गया। इससे किसान नाराज हो गए व उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सिक्कर के किसान 1923 ईस्वी में जयपुर पहुंचे व जयपुर में अधिकारियों को
कल्याण सिंह की शिकायत की। परिणाम स्वरूप महकमा खास जयपुर के अध्यक्ष गलानसी के हस्तक्षेप से किसानों व कल्याण सिंह के बीच समझौता हुआ, जो इस प्रकार है। भविष्य में मालगुजारी की रकम निश्चित कर दी जाएगी, चाहे फसल जे कैसी भी क्यों न हो। भूमि का बंदोबस्त स्वतंत्र अफसरों द्वारा ब्रिटिश भारत के नियमानुसार शीघ्र ही कराया जाएगा। ठिकाना चोरी का माल मिलने पर चौथे 1/4 भाग नहीं लेगा और चोरी वगैरह से प्रजा की रक्षा और अपराधियों को समुचित सजा का प्रबंध करेगा। स्वर्गीय राव राजा के समय में जो लागे थी, ठिकाना उन्हें ही वसूल करेगा और नई लाग नहीं लगाएगा। भू राजस्व के पुराने बकाया की बड़े ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाएगी और पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण होने पर ही उन्हें वसूल किया जाएगा। पर यह समझौता न चला और 1924 ईस्वी में फसल अच्छी होने पर भू राजस्व बढ़ा दिया गया और किसान वापस शिकायत लेकर जयपुर पहुंच गए, पर कोई हल नहीं निकला। 1925 ईस्वी में इस आंदोलन में नया मोड़ आता है, जब राम नारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी इसका नेतृत्व संभालते हैं, पर जल्दी ही जयपुर राज्य इन दोनों को जयपुर राज्य छोड़ने को बाध्य कर देता है। किसानों ने फिर जयपुर सरकार से प्रार्थना की कि उनके साथ न्याय किया जाए और आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए मिस्टर रेनॉल्ड प्रेसिडेंट महकमा खास जयपुर ने सीकर अधिकारियों को फिर लिखा कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत है इसके विरुद्ध राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी ने न केवल तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई, अपितु लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड के लिए भी लेख भेजे। इसका परिणाम यह हुआ कि सर पैट्रिक लॉरेंस ने 1925 में ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 अलग अलग बार में कुल 9 प्रश्न सीकर किसान आंदोलन के बारे में पूछे। ऐसी स्थिति में अप्रैल 1925 में सीकर के सीनियर अफसर ने इस समस्या के समाधान हेतु एक कमीशन की नियुक्ति की। इसके बाद जयपुर राज्य की सलाह पर रावराज कल्याण सिंह भूमि बंदोबस्त हेतु तैयार हुए, पर किसान जरीब की लंबाई 165 फुट चाहते थे को लेकर 1928 ईस्वी में फिर विवाद पैदा हो गया। किसान अपनी समस्याएं लेकर एक बार फिर जयपुर गए। इस पर 2 जनवरी 1931 को मिस्टर गैलेंसी प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल जयपुर ने राव राजा सीकर को लिखा कि पिछले 2-3 महीनों से सीकर के किसान जयपुर में आए हुए हैं और भू राजस्व की ऊंची दरों और जरीब की लंबाई के बाबत शिकायत कर रहे हैं। अतः स्वयं रुचि लेकर वह किसानों की शिकायतें दूर करें और सीकर ठिकाने में ठीक से सर्वे करवाकर सेटलमेंट भू राजस्व तय करने का काम शीघ्र पूरा करावे। इस पर सीकर ठिकाने ने भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू कर दिया और राव राजा ने 1931 में अपने जन्मदिन पर लगान में छूट की घोषणा की तथा किसानों की अन्य शिकायतों को भी शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तव में उनकी शिकायतें दूर नहीं की गई और उन्हें कोई विशेष राहत नहीं मिली। इस आंदोलन में नया मोड़ तब आता है जब अखिल भारतीय जाट महासभा के कुंवर रतन सिंह व ठाकुर देशराज इसमें भाग लेते हैं। ठाकुर देशराज का पूर्व नाम काशीराम था। इनका जन्म श्रावण शुक्ला 11 संवत 1952 1895 ईस्वी में जगीना भरतपुर में एक साधारण जाट परिवार में हुआ था। वह आर्य समाज के अनुयायी थे और 1920 से 21 से राजनीति में भाग लेने लगे थे। इन्होंने शेखावाटी में 1931 से 1935 ईस्वी तक किसान आंदोलन को पथ प्रदर्शन व नेतृत्व दिया। जयपुर राज्य से निर्वासित होने के बाद
इन्होंने भरतपुर राज्य प्रजामंडल, जमींदार किसान सभा, ब्रज या जया प्रतिनिधि सभा तथा भरतपुर राज्य मंत्रिमंडल में रहकर कार्य किया। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें जाट इतिहास सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। कमीशन की सिफारिश पर इजारा प्रणाली, ठेके पर भू राजस्व वसूली समाप्त करके यह तय किया गया कि किसानों से राजस्व अधिकारी वसूलेंगे। इन सिफारिशों से आंदोलन शांत हुआ। इस दौरान अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ झुंझुनू में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी कालखंड में 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा के गांधी नाम से मशहूर, ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। इनके कार्यों से चिढ़कर खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने प्यारेलाल व इनके साथियों पर अत्याचार किए व गिरफ्तार कर लिया गया। अतः अंतः चांदकरण शारदा के प्रयासों से 23 दिन बाद इन्हें मुक्त किया गया। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 किसानों ने भाग लिया था। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पल थाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा कल्याण सिंह ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया, जिससे जाटों और रावराज के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। महायज्ञ के समय यह यज्ञ पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 ईस्वी को प्रारंभ हुआ व 7 दिन तक चला था। किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई थी। इसे खिन्न होकर ठिकाने के रावराज ने जाट सभा के सचिव रचंद्र भान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। सिक्कर किसान आंदोलन के समय सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोधिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने कटरा सीकर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस इस समय सीकर का सीनियर ऑफिसर मिस्टर वेब था तथा कुंदन गया पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन था की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। कुंदन के जाट किसानों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट किसान मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे तुलसाराम बुखर, टिक्कूराम बुखर, चेतराम, आसाराम। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। इस अवसर पर दापी दादी नामक एक वृद्ध महिला द्वारा किसानों को पुलिस के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया जाना भी चर्चा का विषय रहा। 26 मई 1935 ईस्वी को इस घटना के विरोध में सिक्कर दिवस मनाया गया। मार्च 1935 में हुडी गांव में किसान पक्ष के एक दूल्हे ने अपने विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय जागीरदारों ने परंपरा विरुद्ध होने के नाते विरोध किया। 8 दिन तक किसान अपनी जिद पर बारात के साथ वहीं डटे रहे। इस दौरान दोनों पक्षों के हजारों समर्थन हुडी गांव में आ डटे और हालात काफी तनावपूर्ण बन गई। अंत में स्थानीय जागीरदारों को
ठिकाना प्रशासन की सहायता से किसानों को लाठीचार्ज द्वारा खदेड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इस संपूर्ण घटनाक्रम में 2 किसान प्रतिनिधि रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भुक्कर शहीद हुए। बूढ़ी कुंदन, पलथाना, गोठड़ा, बुफरान, अजीतपुरा, कठराथल आदि गांवों को केंद्र बनाते हुए सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह, नेत्राराम सिंह, गोरीधर, पटवी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह वाटड़ा नाऊ, हैरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कठराथल, ईश्वर सिंह बेरुपुरा, लेखराम कसवाली आदि नेताओं द्वारा किया गया। इस बीच सहकावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। खेतड़ी, ढूंढलोर, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सुजानगढ़, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, एलसीसर, पाटन आदि ठिकानों ने में भी जाटों ने भूमिकर देने से मना कर दिया। मार्च 1934 ईस्वी नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोर, बिसाई व मलसीसर को पंचपाणों कहा जाता है था। 16 मई 1934 ईस्वी को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम में के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। इसी प्रकार 1934 ईस्वी में ढूंढलोट के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई ईश्वर सिंह ने शस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर किसानों को घायल कर दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। ऐसा माना गया कि बंदोबस्त से समस्या हल हो गई, मगर ऐसा नहीं हुआ। जागीरदारों ने बंदोबस्त का विरोध किया। 1939 में फुला देवी व रामप्यारी के नेतृत्व में झुंझुनू में महिलाओं ने सत्याग्रह जुलूस निकाला। प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। अपनी बैठकों में किसानों की समस्याओं के हल हेतु निरंतर प्रस्ताव पास किए। सरकार ने प्रजामंडल के इन कार्यों को किसानों को भड़काने वाला माना और 12 फरवरी 1939 में प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री नेतृत्व में गठित लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने किसानों की मांगों पर विचार किया तथा लाग बाग एवं बेगार पर रोक लगाकर किसानों को राहत दी। उसके बाद आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। जब जोधपुर राज्य द्वारा 1920 में 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया तो इसके विरोध में चांदमल सुराणा और उनके साथियों ने आंदोलन किया और यह निर्णय वापस लिया गया। यह जनता की पहली जीत थी। 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगी। अतः जनता ने राज्य के मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 ईस्वी में चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित ने महाराजा के पास मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र भेजे, लेकिन राज्य ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इस निर्णय के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जय नारायण व्यास अध्यक्ष एवं मीठालाल पुष्कारणा, ब्राह्मण जैसलमेर, दुर्गा शंकर श्रीमाली जोधपुर, जगदम्बा प्रसाद सेवक सोजत व हरिराम जोशी जोधपुर सदस्य थे। 1 सितंबर 1924 को पशुआ 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने